हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विद्यार्थी कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में। ये जो नई शिक्षा नीति 2020 जो आई है, इसमें कौन कौन से बदलाव किए गए हैं, ये कब से लागू किया जाएगा, इसमें क्या कुछ पॉजिटिव बातें हैं जो काफ़ी अच्छी हैं हमारे लिए, इसमें के कुछ नेगेटिव बातों पर भी चर्चा करेंगे और उन सुझावों के बारे में चर्चा करेंगे जो इसमें शामिल होने चाहिए थे परंतु इनमें शामिल नहीं किया गया। तो इन सभी बिंदुओं पर हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। शिक्षा हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, हम लोग सभी इससे किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं और ये जो नई शिक्षा नीति हमारे लिए आई है वो उसको समझना काफ़ी ज़रूरी है हमारे लिए। अगर आपको शिक्षा नीति नहीं समझ में आ रही है तो इस वीडियो के बारे में हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझा दें। तो शुरुआत करते हैं अपने वीडियो का। भारतीय शिक्षा नीति में बदलाव जो है वो 3 बार किए गए हैं। सबसे पहला बदलाव 1968 में किया गया था, दूसरा 1986 में और तीसरा अभी किया गया है 2020 में। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अभी जो शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति 2020 NEP, बहुत ही सोच समझ के बनाई गई है। गांव के हर स्तर से, पंचायत के हर स्तर से वहां से सलाह मशवरा करके इस नीति को लागू किया गया है। डॉक्टर कस्तूरी रंजन जो कि इस इसरो के पूर्व वैज्ञानिक रह चुके हैं, उनकी अध्यक्षता में इसे शामिल किया गया है। ऐसा कोई जिला एवं पंचायत को नहीं छोड़ा गया है जहां से सलाह नहीं लिया गया हो और उसके बाद इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। किसी शिक्षा के मसौदा को तैयार करने के लिए अब तक की सबसे बड़ी कमेटी है जिसमें इतने सारे सलाह मशवरों को शामिल किया गया है। यह शिक्षा नीति 2022 या फिर 2023 में लागू हो सकती है। याद रखेंगे, अगर कोरोना काल जल्दी से निपट जाता है तो यह नीति जो है 2022 तक लागू आराम से हो जाएगी। तो ये जो नीति है 2022 या फिर 2023 में लागू हो सकती है। नई शिक्षा नीति में बदलाव, इसमें क्या क्या से बदलाव किए गए हैं। तो इस नीति के अनुसार भारत का जो MHRD था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसका नाम बदल दिया जा चुका है क्योंकि पहले शिक्षा मंत्रालय भी इसी के अंदर आते थे। अब इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय ही कर दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसके अलावा इसमें जो दूसरा जो चेंज है, जिसमें 10+2 का जो फॉर्मेट था उसे बदलकर 5+3+3+4 कर दिया गया है, जिससे हम लोग इस वीडियो में काफ़ी अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तीसरा जो सबसे अच्छा कदम है इसके लिए, इसमें स्ट्रीम को ख़त्म कर दिया गया है। स्ट्रीम खत्म करने का मतलब 10th के बाद बच्चे 3 ग्रुप में बढ़ जाते थे, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में। अब होता यह था कि अगर कोई साइंस का बच्चा है जो मैथ पढ़ता है, अगर उसको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो वो बेचारा हिस्ट्री नहीं पढ़ सकता था क्योंकि हिस्ट्री उसके स्ट्रीम में नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते थे जो मैथ्स उनके लिए काफ़ी टफ था तो वो आर्ट्स पढ़ते थे और उनका फिजिक्स में इंटरेस्ट होते हुए भी वो फिजिक्स नहीं पढ़ पाते थे। तो अब इस स्ट्रीम को ख़त्म कर दिया है। स्टूडेंट को जो इच्छा होगी, जैसा उनको सब्जेक्ट अच्छा लगेगा वो सब्जेक्ट वो पढ़ सकते हैं। इसमें मल्टीपल एंट्री और एग्जिस्ट को शामिल किया गया। स्ट्रीम को ख़त्म कर दिया गया है, मल्टीपल एंट्री और एग्जिस्ट को शामिल किया गया है। क्या था 10+2 का फॉर्मेट, को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। 10+2 का मतलब था 12 साल, यानी कि 12 साल गवर्नमेंट आप पर निगरानी रखती थी। राज्य सरकार के हिसाब से हमें 12 साल यानी क्लास 1 से लेकर 12 तक की पढ़ाई करनी पड़ती थी। इसके बाद हमें किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना पड़ता था। यह जो सिस्टम था उसे अब चेंज किया गया है। यह 12 साल जो हम राज्य सरकार के निगरानी में पढ़ाई करते थे, इसकी शुरुआत तब होती थी जब हमारी उम्र 6 वर्ष की होती थी। मतलब 6 वर्ष की उम्र में हम क्लास 1 में प्रवेश करते थे और 12 साल तक राज्य सरकार की निगरानी में पढ़ाई करते थे। जानेंगे क्या है 5+3+3+4 का फॉर्मेट। 5+3+3+4 के अनुसार हम लोग 15 वर्ष तक राज्य सरकार की निगरानी में पढ़ाई करेंगे। पहले जो हम लोग 10+2 में 12 साल पढ़ाई करते थे गवर्नमेंट की निगरानी में, अब हम लोग 15 साल तक गवर्नमेंट के निगरानी में पढ़ाई करेंगे। 10+2 वाले फॉर्मेट में पढ़ाई की शुरुआत 6 वर्ष में होती थी, पर इस जो नया फॉर्मेट आया हमारा 5+3+3+4, इसके अनुसार पढ़ाई की शुरुआत 3 वर्ष की उम्र से ही शुरू हो जाएगी। सुनिएगा ध्यान से। इसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों में स्कूल के प्रति लगाव करना। बच्चे स्कूल से डरे नहीं, उन्हें इसके प्रति लगाव हो। बच्चे स्कूल इसलिए जाना नहीं पसंद करते क्योंकि उन्हें खेल पसंद है। चाहे वो लड़का हो या लड़की, छोटी सी उम्र में गेम खेलना काफ़ी ज़्यादा
प्रिय होता है, पढ़ाई से अधिक प्रिय होता है गेम खेलना। बच्चों को इन्हीं आदत को देखते हुए सरकार कह रही है आप बच्चे को 3 साल की उम्र में ही स्कूल में डाल दीजिए। यह जो 3 साल के बच्चे होंगे स्कूल में पढ़ाई नहीं करेंगे, इनको जो मन करेगा वो करेंगे, किसी भी तरह का ड्रेस पहन कर आएंगे, इन पर किसी तरह की जबरदस्ती नहीं होगी। वहाँ उनको पेंटिंग सिखाया जाएगा, डांस सिखाया जाएगा, इनको खेलने कूदने के लिए हर तरह की सुविधा प्रदान की जाएगी। शुरुआत के 3 साल इन्हें पढ़ाई नहीं करनी होगी। जो जो यह घर में या मोहल्ले के बच्चों के साथ करना चाहते थे वो सब इनको करने की आज़ादी दी जाएगी। और टीचर को भी इस तरह से ट्रेनिंग दी जाएगी जैसे कोई गार्जियन अपने बच्चों की देखरेख करता हो। यह सुविधा पूरे भारत में लागू होगी, जो कि पहले आप बड़े शहरों में देखते होंगे। 5+3+3+ का फॉर्मेट जो है वो 4 स्टेज में होगा। पहला इसका है फाउंडेशन स्टेज, जो 5 साल तक चलेगा और जो शुरू हो जाएगा 3 साल की उम्र से ही। दूसरा हमारा प्रीपारेटरी स्टेज, यह 3 साल का होगा। फिर हमारा मिडिल स्टेज, ये भी 3 साल का। और फिर सेकेंडरी स्टेज, ये होगा हमारा 4 साल का। तो बारी बारी से देखेंगे फाउंडेशन स्टेज के बारे में, प्रीपरेटरी स्टेज के बारे में, मिडिल स्टेज के बारे में और सेकेंडरी स्टेज के बारे में। तो पहले देखते हैं फाउंडेशन स्टेज, जो 5 साल का होगा। ये स्टार्ट हो जाएगा 3 साल की उम्र से ही। इसके 2 चरण होंगे। एक 3 साल का जो प्ले की तरह होगा, उसमें मतलब बच्चे सिर्फ स्कूल आएंगे, खेलेंगे कूदेंगे, जो करना होगा वो करेंगे। बाकी के जो 2 साल होंगे वो उसमें उनको क्लास 1 में डाला जाएगा और फिर क्लास 2 में डाला जाएगा। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात होगी इसके लिए कि ये जो स्टेज होगा फाउंडेशन स्टेज में, इसमें किसी भी तरह का एग्जाम लिया नहीं जाएगा। बच्चे कब प्ले पार करेंगे, कब क्लास 1 में जाएंगे, कब क्लास 2 में जाएंगे, कब 3 में जाएंगे, उनको पता ही नहीं रहेगा। उनको किसी बात की टेंशन ही नहीं होगी स्कूल के प्रति। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि उन्हें स्कूल में इंटरेस्ट आए, वो स्कूल आने का आदत डाल लें, उनको स्कूल के बिना घर पे मन न लगे। ये प्रयास किया गया है। उनको 5 साल तक कोई प्रेशर नहीं, कोई एग्जाम नहीं। तो इस तरह से बच्चे का स्कूल में इंटरेस्ट लगेगा और वो स्कूल आना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो फाउंडेशन स्टेज 5 साल का होगा। पहले 3 साल प्ले होगा, उसके बाद 1-2 में इनको कुछ सिखाया जाएगा ताकि वो आगे की स्टेज के लिए, आगे क्लास 3, 4, 5 के लिए वो तैयार हो सके, और वो भी बिना प्रेशर के, बिना एग्जाम के। याद रखेंगे फाउंडेशन स्टेज में कोई एग्जाम नहीं होगा। अगला हमारा प्रीपारेटरी स्टेज, एक क्लास 3 से 5 तक चलेगा। इसमें बच्चों को एक्टिविटी के साथ साथ कुछ पढ़ाई भी करवाई जाएगी। इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें हम लोग लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज के प्रति कोई दबाव नहीं डाला गया है कि आप लोग इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाएं या फिर हिंदी में पढ़ाएं। इसमें जो लैंग्वेज है हमारा मदर या फिर नेशनल कुछ भी हो सकता है। अगर आप चाहते हैं, अगर आप मराठी हैं तो 5 साल तक अपने बच्चों को मराठी पढ़ाएं, पंजाबी पढ़ाएं, गुजराती पढ़ाएं, आपका जो मदर लैंग्वेज है उसमें आप बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं शुरुआत के 5 साल। या फिर आप नेशनल लैंग्वेज भी दे सकते हैं। यहाँ से बच्चों का एग्जाम शुरू हो जाएगा। यहाँ से बच्चों का एग्जाम शुरू हो जाएगा। अगला स्टेज जो हमारा होगा मिडिल स्टेज होगा, जो 3 साल का होगा। एक क्लास 6 से क्लास 8 तक का होगा। इसमें बच्चों को कंप्यूटर कोड सिखाया जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं, इस सब के बारे में कुछ जानकारी दी जाएगी। मतलब कि कंप्यूटर से जुड़ी हुई जानकारी बच्चों में दी जाएगी। दूसरा, इसमें वोकेशनल और टेक्नोलॉजी को ऐड किया गया है। इसमें बच्चों को कढ़ाई, सिलाई, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, खाना बनाना, इन सब के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। अगर बच्चा इंटरेस्टेड है कारपेंटर के काम में तो उसको कारपेंटर का भी काम सिखाया जाएगा, उसको मैकेनिक का भी काम सिखाया जाएगा, उसको इलेक्ट्रीशियन का भी काम सिखाया जाएगा। अगर बच्चा इंटरेस्टेड है उसको इसमें भी मार्क्स भी मिलेंगे। ठीक है। और मैथ, साइंस, आर्ट्स जो पहले था वैसा तो चलेगा ही, ये एक्स्ट्रा ऐड किया जाए ताकि बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट हो जाए। अगला जो हमारा जो सेकेंडरी स्टेज होगा वो क्लास 9 से क्लास 12 तक होगा। यहाँ भी नो स्ट्रीम है। यहाँ भी आपको स्ट्रीम चुनने की आज़ादी, स्ट्रीम है ही नहीं, आपको सब्जेक्ट चुनने की आज़ादी है। आप लोग कोई भी सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है आप उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। मल्टीपल सब्जेक्ट है। यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बात किया जाएगा। और यह इसमें ऐड है कि आप फॉरेन लैंग्वेज अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीख जाते हैं। जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच, अगर आपको कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखना है तो वहाँ पे आपको इस स्टेज में सिखाया जाएगा। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ के जो एग्ज़ाम जो होंगे वो सेमेस्टर में होंगे। पहले के एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम होता था साल में एक बार, अब ऐसा नहीं होगा।
आपको 2 बार एग्जाम देना पड़ेगा, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में। तो इससे होगा कि बच्चे पूरे साल पढ़ाई करेंगे, आपको एग्जाम का टेंशन रहेगा कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एग्जाम के वक्त ही पढ़ाई करना शुरू करते हैं। साल में 2 बार एग्जाम होगा तो बच्चे एग्जाम के प्रति थोड़ा ध्यान रहेंगे। तो ये कुछ 4 स्टेज थे हमारे इस नए 5+3+3+4 वाले फॉर्मेट के। अब हम बात करने वाले हैं इसके कुछ पॉजिटिव थिंग के ऊपर, इसमें क्या क्या कुछ पॉजिटिव बातों को शामिल किया गया है। सबसे पहला जो इसका पॉजिटिव और अच्छा बात है कि जीडीपी का 6% हिस्सा इसके ऊपर खर्च किया जाएगा। ये जो 6% भारत का जीडीपी है वो काफ़ी बड़ा अमाउंट है, तो शिक्षा पे काफ़ी सुधार होने के चांसेस ज़्यादा है। दूसरा है हमारा स्कूल फी के ऊपर, स्कूलों की मनमानी ना चले। सरकार क्या करेगी कि एक एक मैक्सिमम फी पहले से ही स्कूल वाले को दे देगी कि आपको इतना मैक्सिमम फी है। इससे होगा क्या कि स्कूल अपने मनमानी से फीस वसूल न कर सकें। तीसरा है कि इसमें कुछ वोकेशनल कोर्स को भी ऐड किया जाएगा जो काफ़ी अच्छी है। चौथा जो सबसे अच्छी बात है इसके रिजल्ट के ऊपर, इसमें बच्चे का जो रिजल्ट होगा वो मार्क्स के आधार पर ही सिर्फ नहीं होगा। इसमें बच्चा का जो रिजल्ट वो खुद अपना आकलन करेगा कि वो कैसे अपने आप को क्या करते हैं, अपने आप में कितना नंबर देते हैं। क्योंकि पढ़ाई खत्म होने के बाद कई ऐसे स्टेज होते हैं जहाँ पे हमको अपना निर्णय खुद लेना पड़ता है। सही गलत का ज्ञान होना चाहिए, क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, हम कितना अच्छा कर रहे हैं कितना खराब कर रहे हैं। तो इन सब की आदत बच्चों को शुरू में ही डाली जाएगी, क्लास में ही। वो अपने रिजल्ट का आकलन खुद करेंगे कि उनको कितना नंबर चाहिए। दूसरा दूसरा जो उनके रिजल्ट में होगा, उनको जो मार्क्स देने वाले हैं उसके बगल के साथी होंगे जो उनके साथ पढ़ते हैं, उनके साथ के सहपाठी उनको मार्क्स देंगे। इससे होगा क्या कि बच्चे अपने क्लासमेट के ऊपर, अपने क्लास के स्टूडेंट के ऊपर, क्लास के स्टूडेंट के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे क्योंकि उनको उनसे मार्क्स लेना है और उनको भी मार्क्स देना है। तो इस तरह से काफ़ी बच्चों में मेल होगा, तो काफ़ी ज़्यादा माहौल अच्छा क्रिएट होगा। और उसके बाद टीचर मार्क्स देंगे, टीचर भी आकलन करेंगे कि कितना अच्छा पढ़ें कितना खराब पढ़ें, कितना मार्क्स लाएं, क्या किए। तो ये रिजल्ट का जो फॉर्मेट है वो काफ़ी अच्छा है। इसमें 3 तरह से रिजल्ट आएगा, बच्चा खुद अपना रिजल्ट बनाएगा, उसके दोस्त उसको रिजल्ट देंगे और टीचर, 3 लोग मिलकर उसके रिजल्ट को तैयार करेंगे। पांचवा इसका जो पॉजिटिव बात है कि फॉरेन यूनिवर्सिटी को मौका दिया जाएगा भारत में खोलने के लिए, और ऐरे गैरे नहीं, टॉप 50 या फिर टॉप 100 के जो कॉलेज होंगे, जो यूनिवर्सिटी होंगे, वही भारत में आके अपना ब्रांचेज खोल सकते हैं। अगला है आपका इसमें कि इसमें डिपार्टमेंट बनाया जाएगा कि कौन सा सिलेबस कैसे तैयार होगा। जो टीचर्स हैं उनको सैलरी के लिए अलग डिपार्टमेंट है, स्कॉलरशिप, ये सब के लिए मतलब जितने भी काम होंगे उन सब का अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया जाएगा। तो ये कुछ 4 5 6 कुछ पॉजिटिव बातें हैं जो काफ़ी अच्छी है इस शिक्षा नीति में। अगर बात करें इसमें निगेटिव का, तो इसमें कुछ इंग्लिश के ऊपर प्रति स्टूडेंट से कुछ अलगाव होगा, क्योंकि यहाँ पे मदर लैंग्वेज चूज करने का आज़ादी। शुरू में जो हमारा जो स्टेज था, इसमें हम लोग अपने बच्चों को अपने लैंग्वेज से पढ़ा सकते हैं, हिंदी मराठी गुजराती। तो हो सकता है कि इंग्लिश के प्रति बच्चों का कुछ रुझान कम हो जाए, पर ऐसा नहीं है। जो भी प्राइवेट वाले स्कूल हैं वो इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे, और गार्जियन भी कोशिश करेंगे उनका बच्चा इंग्लिश में ही पढ़े, क्योंकि इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के इस समय। क्योंकि अगर विदेश में अगर नौकरी करनी है, बच्चे जो विदेश में जाकर नौकरी करेंगे या फिर पढ़ाई करेंगे, तो उनके लिए इंग्लिश का नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। दूसरा जिसमें जो मेन निगेटिव बात है, इसको सेंट्रलाइज किया गया है। मतलब इसमें पूरे जो बदलाव होंगे, जो भी आगे का प्रोसीजर होगा, वो सारा एक सेंट्रल आदमी करेगा। तो कहीं ना कहीं इसमें राज्य सरकार की कुछ इसमें हाथ नहीं हो पाएगी। तो ये कुछ निगेटिव बातें थी। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा कुछ। अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।